प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले 9 में मुकदमात, इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला, 6 फरवरी तारीख मुकर्रर। इमरान खान ने जरदारी शरीफ खानदान के केसेस की भी रोजाना की बुनियादों पर समाअत का मुतालबा कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई का आज जज से क्या मुकालमा हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी पीटीआई मुमकिना इत्तेहाद, इमरान खान का बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत से वाज़े इनकार, सियासी महाज पर इल्जामात की गूंज बढ़ गई, शेर कहता है कोई और उसके लिए शिकार करे, बिलावल का गुजरात जलसे में नून लीग पर वार, इशारा किस तरफ था। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क में हालिया टारगेट किलिंग में भारत मुलव्विस, पाकिस्तान का दावा, सेक्रेटरी खारजा ने इंडियन सपोर्ट से पाकिस्तान में कत्ल गारत के सबूत पेश कर दिए। और इसके अलावा बात करेंगे मौजूदा इलेक्शन बेमकसद इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने खतरे की घंटी बजा दी। जबकि सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के घर पर पुलिस का छापा, दामाद समेत घर के मुलाजिमीन गिरफ्तार। मुस्तकबिल के हालात में सुधार आएगा या हालात मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे, ये अहम मौज़ूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। क्लास अब स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल सिनेरियोज। जलसों का सीजन चल रहा है। आज शहबाज शरीफ मंडी बहाउद्दीन में, मरियम अपने हलके में जो उनका लाहौर वाला हलका है, इसके अलावा जो बिलावल हैं वो हमें नजर आए गुजरात में जलसा करते हुए। सो एक कैंपेन, एक इलेक्शन का माहौल तो नजर आ रहा है। अच्छा, वैसे तो होती रहती है एक दूसरे के ऊपर तनकीद, और जाहिर है इलेक्शन से पहले तो करनी ही पड़ती है, मजबूरी है, लेकिन कुछ आज बड़ी सख्त किस्म की तनकीद हुई। एक तरफ बिलावल ने ये तनकीद की नून लीग के ऊपर कि उन्होंने कहा कि एक साफ नजर आ रहा है जिस तरह वो इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ल्योर कर रहे हैं। सिमिलरली उनका ये कहना था कि मैं जब आता हूँ इक्तदार में तो सबसे पहले मैं सियासी कैदियों को छुड़ाऊंगा। सो वो एक सिंपैथी वोट वो कोशिश कर रहे हैं हासिल करने की। दूसरी तरफ वो ये भी बात कर रहे हैं कि जो नून लीग के वोटर हैं वो अगर वोट को इज्जत देना चाहते हैं, अगर इस बयानिए के हामी हैं, तो वो तीर पे ठप्पा लगाएं। जवाब में जो शहबाज शरीफ है उन्होंने बड़ी इन पे सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो सियासी कैदियों की आप बात कर रहे हैं तो आप पहले जो निजी जाती जेलें हैं उनको बंद कराएं, वहां पे जो जुल्म हो रहे हैं उसकी तरफ नजर डालें। तो ये जो चल रहा है इनका एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा अहम आपने एक कम्प्रिहेंसिव पूरा सवाल किया है, उसकी मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसरन से जवाब दूँ। पहले तो मैं एक दाद देना चाहता हूँ कि अभी हम देख रहे थे कि ये कुछ दिन पहले ये जरदारी साहब जो है उन्होंने कहा जनाब कि बिलावल मेरा वज़ीर आज़म है, उन्होंने अपने बेटे को पुट किया एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, फेयर एनफ। आज बिलावल साहब ने कहा है कि मेरा सदर का उम्मीदवार जो है ना वो मेरा अब्बा हजूर होंगे। सो ये तो बाप बेटे ने बैठ के एक दूसरे को ओहदे दे दिए, अभी से दे दिए, फेयर एनफ अगेन। इसके बाद उन्होंने कहा जनाब कि अब मार्केट में खबरें आना शुरू हो गई कि अगर इनके पास मेजॉरिटी आ गई इनके नवाज लीग के पास, तो मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना खुद वज़ीर आज़म ना बने, वो जाके सदर बन जाएं और मरियम नवाज साहबा को वज़ीर आज़म बना दें। तो यहाँ भी कौम को मुबारक हो जनाब के बाप यहाँ सदर होगा तो बेटी जो है वज़ीर आज़म होंगी। अगेन ये जमहूरियत है। अब इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब की क्या इक्वेशन बनेगी। तो सुनने में ये आ रहा है कि अगर इस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब हैं एज ए फायर फाइटर के तौर पर, क्योंकि दुनिया भर में या एस्टेब्लिशमेंट हो या मीडिया या अदालतें सबके साथ वो चल लेते हैं, मतलब हर एक के साथ जो मैं कहता हूँ देते पुतरेते दोनों साइड में झुमर शुमर मार ली जाती है डेमोक्रेटिकली। सो वो यहाँ पे आ जाएंगे तो हमजा को फिर वो दे देंगे, पंजाब देंगे, इनको पास सिंध ऑलरेडी वो तो मिला हुआ है इनको, इनके पास पीपल्स पार्टी को साथ, ये चीज़ें तो पहले से तय हो चुकी हैं। अब इसमें जो एक अहम चीज़ मुझे मतलब ये दिन भी पीपल्स पार्टी पे आने थे कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी जीत के लिए इमरान खान के वोटर को कहना था कि आप जो है ना हमें वोट दें। अच्छा, वोट मांगने में हर्ज नहीं है, किसी भी पार्टी का लीडर जो हो वो किसी से वोट मांग लेता है, लेकिन लगता ये है कि बिलावल की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि जनाब कि आपका जो ये ब्रेव हार्ट थे, ग्लैडिएटर थे, वन मैन आर्मी थे, वन मैन डेमोलेशन स्क्वाड जिन्हें कह लें, खान साहब वो तो जेल में है, आपकी पार्टी का बल्ला भी नहीं है, आपको उम्मीदवार भी नहीं है, आप अपने उम्मीदवारों से कुरान पाक पे हलफ ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कल को उम्मीदवार आपका है या नहीं है, कल को जीत भी गया आपका वोट लेके वो तो जाके किसी और साइड पे, मतलब उसको वही वाली बात जो वीगो डाले वाली बात आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने की थी, वीगो डाला उसको उठा के ले जाएगा। और अगर थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट की तो जहांगीर तरीन साहब का जहाज तो खड़ा है जो पहले भी काम आता रहा है खान साहब के, तो अब की दफा हम उसको एक्टिव कर देंगे। सो बिलावल उनको डरा रहा है और ये बता रहा है कि जनाब के हम लोग कंपैरेटिवली ज्यादा पॉलिटिकल हैं, हम ज्यादा डेमोक्रेट है। जब बिलावल की थोड़ी सी क्रेडेंशियल इसलिए भी इनको हम वेट दे सकते हैं कि 2008 और 2013 के दरमियान
तो उस वक्त मुल्क में कोई ये पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे। ये है मतलब उस रिकन्सिलेशन की जो पॉलिसी थी, कोई मुझे नहीं याद पड़ता किसी पे केसेस हुई, किसी को जेल में डाला हो। मैंने मीडिया पे भी हमें कोई सख्तियाँ नहीं थी अदालतों के साथ, बल्कि अदालतों ने तो आपको याद होगा पीपल्स पार्टी को लम्मा डाला हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को लम्मा डाला हुआ था जब इनका मेमो गेट आया जिसमें शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं ये काले कोट पहन के पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट कि जनाब के मेमो बनाए यहाँ पे इनके खिलाफ, गिलानी साहब के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ। सो उनका दौर दूसरा था। हिस्टोरिकली दे आर बेटर ऑफ, मतलब लगता है। अभी नहीं पता कि ये फिर आएंगे तो कैसे होंगे। बिलावल का दौर हमने नहीं देखा, बिलावल तो उस वक्त मतलब अभी उसमें से ग्रोथ में से गुजर रहे थे। अभी इन्होंने आना है, टेस्ट होना है। बिलावल ने भी इमरान खान साहब की तरह ना टेस्ट होना है। अच्छा मेरी एक और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है ना, प्रिडिक्शन नहीं कहूँगा, गलत लफ्ज हो जाता है, रीडिंग। ये तीन लोग जो है ना जब भी पावर में आएंगे ये थोड़े से सख्त, मैं इतने कह सकता हूँ सख्त होंगे ये, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाह रहा। इमरान खान साहब, बिलावल साहब और मरियम नवाज साहबा, ये जब पावर में आएंगे, बिलावल भी, यस ऑफ कोर्स, उसकी मैं आपको रीजनिंग बताता हूँ, व्हाई आई एम सेइंग दैट, कि तीनों ये नहीं होंगे जो आपको नजर। इमरान खान साहब अपोजिशन में बिल्कुल मुख्तलिफ बंदे नजर आते थे, लोग कहते थे भोले हैं, सिंपल हैं, हमने देख भी लिया है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, हमारे एंकर, हमारे दानिश्वर, हमारे कालम निगार, फिल्म स्टार, एक्टर सारे पहुंच गए कि खान साहब भोले हैं तो कोई इनको कोई चक्कर ना डाल दे, बेचारे खान साहब लुटे ना जान। पूरा मुल्क पहुंच गया। और उसके बाद जो ही वजीर आजम बने उन्होंने पूरे मुल्क को वक्ता डाल दिया। और फिर आपको याद होगा हर जगह कहते थे मुझे सारा पता है, भाई मुझे ना पता है। उन्होंने काजाकिस्तान पता नहीं कहाँ पे, किर्गिस्तान जाके उनको भी कहा कि आपको अपनी तरीक का इतना नहीं पता जितना मुझे पता है। फिर खान साहब ने पारपुर से निकाले, एस्टेब्लिशमेंट भी यही समझी थी, हमारे साबिक फौजी जनरल उस वक्त के सर्विंग, कि खान साहब तो बोले हैं हम इनको मैनूवर कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। खान साहब ने इधर है जनाब, मैं आपको ठीक करता हूँ, मैनेज करता हूँ। अच्छा सेम मैं कह रहा हूँ, मरियम साहबा बनी एक अगेन वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग, मैं इतना ही कह सकता हूँ। और वो होंगी तो विंडिक्टिव होंगी। ऐसे बिलावल होगा। अब आप पूछेंगे वजह क्या है कि बिलावल का कह रहे हैं सारे रीजन। ये तीनों जो हैं सैडली मैं कहूँगा इनकी बहुत सारी यहाँ पे इनके असैसिनेशन हुई है, करेक्ट असैसिनेशन की गई हैं। अब देख लें, मरियम साहबा पे कैंपेन चली, बिलावल साहब पे बहुत सारी चली, निकनेम रखे गए। वो तो खान साहब खुद कहते थे, आपको याद, मिमिक्री करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। इमरान खान साहब पे भी रखे। इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो इमरान खान साहब हूँ, बिलावल साहब हूँ, मरियम साहब हूँ, कि इनके अपोनेंट्स ने जो भी थे उन्होंने इन पे बहुत सारा गंद उछाला है। अब ऐसे ये होते जब आप अपोजिशन में होते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, पावरलेस है, मेरा कुछ नहीं कर सकते, आपका किसी और का, जिसने भी कोई गलत बात की है। वन जो कम इनटू पावर, अच्छा ये सैडिज्म आपके अंदर बढ़ता रहता है, नफरत, गुस्सा इकट्ठा होता रहता है और बैगेज हेवियर हो जाता है। यस इट हैपेंस, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब इंसान है, कोई मेरे ऊपर बात करेगा, मुझे भी गुस्सा आएगा, मुझे भी मौका मिलेगा, कोशिश करूंगा जी अगर उसने मुझे नुकसान दिया तो मैं भी दूं। इंसानी मिजाज बता रहा हूँ, बहुत कम लोग होते हैं, कोई सूफी सेंट तो है नहीं कि अपने आप को कंट्रोल कर ले, नहीं यार के वही वाली बात के माफ कर दो, अल्लाह जो है ना ये माफ करने वालों को पसंद करते हैं। पढ़ने की हद तक तो ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड सम टाइम नहीं होता। सो इन तीनों के अंदर जो इनके साथ इनकी फैमिलीज के अगर स्कैंडल्स है, इन पे जाती बातें की गई, जाती गुस्से निकाले गए, जाती उन पे ट्रेंड चलाए गए, बड़ी इन पे गलीज किस्म की बातें हमने सुनी, आपके सामने सारी चीजें। वंस दे कम इनटू पावर, एक साइडिज्म आपके अंदर रहता है। फिर आपके पास FIA है, फिर आपके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, फिर आपके पास FBR है, फिर SHO है, फिर पुलिस है, फिर IG है, फिर डिप्टी कमिश्नर है, एंड देन यू गो एंड फिक्स देम। खान साहब ने ये कुछ किया जो लोग अब नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने दौर में जो कुछ काम किया, मैं गिनवाना नहीं चाहता बिकॉज ही इज इन बैड, वो तो किसी के सुनते नहीं थे। वो तो जो कुछ उस वक्त काम हो रहे थे हमने देखे। मतलब मीडिया के हवाले से एक दो मुझे याद है, फवाद चौधरी साहब बैठे थे किसी शो में, उन्होंने जो फेक खबर पे हम लाल आ रहे हैं, तो जो मतलब हमें शक होगा कि फेक खबर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 6 महीने उसकी बेल नहीं होगी, ये लाल आ रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने खुद कहा। तो आगे से एंकर ने पूछ रहा कि भाई साहब अगर ये 6 महीने बाद खबर सच्ची निकल आई तो उन 6 महीने का क्या बनेगा, वहां उसकी किस्मत। अच्छा यस इट्स ऑन रिकॉर्ड। आज बेचारे हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब जेल में बैठे हुए हैं और उनकी जमानत कोई नहीं ले रहा। सो ये चीजें आप पे आती हैं। अच्छा इनके दौर में जब ये साइबर लॉज थे ये शुरू हुए हैं जहाँ पे, ये उस वक्त आपको ज़्यादा कैप्टन सफदर जो हैं, ये उस कमेटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली के, मेरा ख्याल वही थी, उसके चेयरमैन थे जो इनके स्पाउस हैं मरियम साहब। उन्होंने शुरू किया था कि FIA को पावर्स हैं, ये लोगों को वो करें, उन पर केसेस करें, मुकदमे करें। बाद में आने वालों ने कहा जनाब आपको ज़्यादा, खान साहब ने कहा 10 साल सजा होनी चाहिए जो फौज की या आपको एस्टेब्लिशमेंट पर बात करें। इनको जो मॉडल पसंद थे वो रशियन मॉडल, चाइनीज मॉडल एंड साउदीज मॉडल। अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ ले आया है। जो खान साहब ने वो विश की थी ना, वो हमेशा कहते थे मुझे साउदीज पावर चाहिए, रशियन चाहिए, चाइनीज चाहिए। वो कहते हैं वन शुड बी वेरी केयरफुल कि व्हाट यू विश फॉर एंड यू नेवर नो इट मे कम ट्रू। तो वो विषय पूरी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खान साहब की भी हो गई हैं, बाकियों भी हो गई हैं। खान साहब का दौर हमने देख लिया, इट हैज़ बीन टफ दौर,
अच्छा, लेकिन आने के बाद क्योंकि अनपॉपुलरिटी बहुत बड़ी है, सो खान साहब का दौर भूल गए। मेरी यही प्रिडिक्शन ये मरियम नवाज साहब के बारे में भी है, विद ऑल रिस्पेक्ट, ये बिलावल साहब के बारे में भी है कि ये जब भी पावर में आए, ये जो डेमोक्रेटिकली बात करते हैं, ये डेमोक्रेटिकली तौर पर शायद इतना टॉलरेंस ना दिखा सकें। दे विल ट्राई टू फिक्स देयर अपोनेंट्स, एनिमीज, क्रिटिक्स, और जमहूरियत की जो बात करते हैं, आई डाउट। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था मैं ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं बल्कि एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ, अगर क्विकली आंसर दे दें क्लास साहब, क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है। मुझे बताइएगा कि ये जो इस सिनेरियो में, वैसे तो अभी इट्स टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट यू नो इलेक्शन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, किसकी कैंपेन ज्यादा कन्विंसिंग लग रही है? और फिर लोग कहेंगे हम जो साफ है ना सिनिसिज्म का शिकार होते, कनूतियत, मतलब हमारे पास अच्छी खबर है नहीं, वी आर द बैड मैसेंजर, इस वजह लोग कहते हैं कोई उम्मीद वाली बात ही नहीं करते। मतलब इस वक्त कंपेन अगर सिर्फ वर्बल जाए, मतलब इनके आप इनसे एक्शन ना डिमांड करें, इनसे ये ना कहें जनाब जो आप कह रहे हैं वही करें, महज इनकी गुफ्तगू लफाजी मतलब उस पे रहें कि गुफ्तगू कौन अच्छी कर रहा है। तो इस वक्त मेरा ख्याल बिलावल जो है ना वो लोगों को वो लग रहा है कि दुखती रगों पे हाथ, दुखती रगों पे उसकी तकरीर बेहतर हुई है बिलावल की। अगरचे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान सानी है, उसी तरह का सख्त लफ्ज यूज कर रहे हैं, उसी तरह नवाज शरीफ साहब पे, उनकी फैमिली पे वो हिट कर रहे हैं। ओए वाला कल्चर दोबारा आ रहा है, जैसे खान साहब का भी यही स्टाइल था, उन्होंने ओए ओए करके जो कुछ हुआ। सो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को मैच करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी उर्दू ठीक होगी, फ्लुएंसी ठीक होगी है। अच्छा, फिर वो जहां जाते हैं को थोड़े से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, सो इसलिए उनको सुना जा रहा है गौर से। अच्छा, खान साहब जेल में है, अब उनके फरमुदात से हम जरा महरूम है इस वक्त, हालांकि होना चाहिए था, मजा लगता, क्या थिएटर लगता, क्या लक्की रानी सर्कस होता, यहाँ पे बैठते और हम एंजॉय करते। उधर से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो साफ जरे 2017 में फंसे हुए हैं, वो 1998 में फंसे हुए हैं, 28 में उनका स्क्रिप्ट उनको कोई नया कुछ स्क्रिप्ट भी नहीं लिख के दे रहा। कोई इरफान सदीकी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, मियां साहब को नई तकरीर और नए पॉइंट्स हैं, और सदीकी साहब बहुत अच्छे स्पीच राइटर हैं, मोटरवे से निकाले और उन 5 जजेस से निकाले, कम टू द रियलिटी, उनको पोलिंग स्टेशन पे ले, मोटरवे से उन्हें कहें रोड जो है ना जरा आप जरा पोलिंग स्टेशन पे लेकर आए। सो मियां साहब जो हैं वो अभी तक 2 हिस्सों में फंसे हुए हैं। वो इस वक्त उन्हें जो 28 में या 1998 को न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे उससे बाहर नहीं आ रहे, क्रेडिट ले रहे हैं, बिल्कुल उनका क्रेडिट है जनाब। फिर वो 2017 से बाहर नहीं आ रहे, इलेक्शन हो रहे हैं 2024 में, वो लड़ रहे हैं किसकी बुनियाद पे, 2017 की बुनियाद पे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इंडिया वगैरह जो है यहाँ पे ये जो मजलूमियत है ना बिकती है। हम बड़े इंतहाई रहमदिल लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, किसी को मुसीबत में देख के मुश्किल हमारे आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और हम रोना धोना शुरू कर देते। बचाए उसने हिंद, सिंध, दिल्ली, बरियाली, लाहौर, कराची जी जो बाजार लूटे हो ना, हमें कोई मसला नहीं है। गोल्डफिश मेमोरी है। क्लास अब ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो मुल्क में हालिया टारगेट किलिंग में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है, पाकिस्तान का ये दावा है, और सेक्रेटरी खारजा की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ सीनियर दिफाई तज्जियाकार कामरान यूसुफ साहब मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त निकाला। ये बताइए आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सेक्रेटरी खारजा की, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ सबूत पेश किए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवाई है। क्या मामला है, जरा इसकी डिटेल्स बताइएगा। देखिए ये मामला तो गुज़िश्ता स्पेसिफिकली 2 साल से चल रहा है। आई थिंक गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर कोई 1 दर्जन के करीब ऐसी असैसिनेशंस हुई हैं और बड़ी पुरस्कार किस्म की टारगेट किलिंग्स हुई हैं, और पाकिस्तान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। उन तमाम असैसिनेशंस में एक चीज कॉमन आपको नजर आती है, एक कि उसके अंदर जो लोग मारे गए या तो वो कश्मीरी थे या किसी भी तरह से उनका कश्मीर की कौज से माजी में या अभी भी एक लिंक रहा था। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी कि आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक कभी भी पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर इसके हवाले से कोई मौकफ नहीं अपना दिया। और इंटरेस्टिंगली ये तमाम जो लोग हैं इनके बारे में ये समझा जाता है, बल्कि भारत का मीडिया जो रिपोर्ट करता रहा है कि ये भारत के मोस्ट वांटेड या मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। तो इवन बिफोर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लाइकली सस्पेक्ट था इसके अंदर जो टारगेट किलिंग्स हो रही थी, तो ये चीज कही जा रही थी कि इसके पीछे इंडिया शामिल है, क्योंकि इंडिया मुलविस है, इंडिया का ही इसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर इस तरह के लोग जो माजी में या अभी भी कश्मीर की स्ट्रगल के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको 1 by 1 टारगेट किलिंग के जरिए खत्म किया जा रहा है तो जाहिर है कि उसका फायदा भारत को है। अब इतने अरसे के बाद बिलाखिर पाकिस्तान ने वो खामोशी तोड़ी है और आज सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आमतौर पर ये जब से सेक्रेटरी खारजा बने, और सेक्रेटरी खारजा आमतौर पर कम ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,
तो उसमें जो 2 केसेस उन्होंने हाईलाइट किए हैं, बाकी केसेस का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, और उन्होंने कहा है कि उसमें भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का जो है वो खदशा है या एक शक है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 2 स्पेसिफिक केसेस का उन्होंने जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जिससे जो 2 टारगेट किलिंग्स हुई हैं उसकी लिंकेज जो है भारत और उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके साथ जाके मिलती हैं। आई थिंक इसको इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि कनाडा के अंदर एक जो खालिस्तान के लीडर थे उनकी असैसिनेशन हुई। कनाडा की हुकूमत ने बराह रास्त इल्जाम आयद किया भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ऊपर, उसकी वजह से उनके साथ एक अभी भी डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ चल रहा है कनाडा का और भारत का। और फिर उसके बाद फिर अमेरिका ने भी ये इल्जाम आयद किया, वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कैसे दो के वो जो अटेम्प्ट थी कामयाब नहीं हुई। वहां पे भी एक जो सिख अमेरिकन जो लीडर हैं उसको मारने की कोशिश की भारतीय खुफिया एजेंसियों ने। तो शायद पाकिस्तान को ये लगता है कि क्योंकि भारत इस वक्त मुश्किल में है, अमेरिका की बात हो या कनाडा की बात हो, तो मे बी दिस इज द टाइम कि हम जरा फ्रंट फुट पे खेलें। तो इस वजह से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मेरे ख्याल में। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया कामरान आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। यू आर ऑलवेज वेरी काइंड सर, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सीलेंट एनालिसिस। पाकिस्तान अब क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान कनाडा तो नहीं है, अमेरिका भी नहीं है या कोई और इसमें, सो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं जो उन्होंने आज चीज़ें सामने लेकर आए? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इंडिया के साथ, इसको उठाया जाएगा डिप्लोमेटिकली, यूएनओ में जाएंगे, या मतलब कहाँ पे ये केस लेकर जाएंगे, या जस्ट उन्होंने बताना था बता दिया? और प्लस क्या हम दोबारा एक डेंजरस एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं जो पिछले 2-2.5 साल से एक तरह की हमारी सीज फायर हुआ है, दोनों साइड्स पे बॉर्डर पे भी खामोशी है, डिप्लोमेटिकली भी हम एक दूसरे को इतना हिट नहीं कर रहे। सो वंस अगेन वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन, मतलब एलिगेशन काउंटर एलिगेशन फिर शुरू होंगे हमारे एक दूसरे के साथ। आई थिंक इसके अंदर जो एक फैक्टर है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, आई थिंक जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको हाईलाइट किया जा रहा है, एक कि दुनिया को बताना कि कैसे भारत ना सिर्फ अमेरिका या कनाडा के अंदर बल्कि पाकिस्तान तो पुराना जो है विक्टिम है भारत की इस पॉलिसी का। आई थिंक यही एक स्ट्रेटजी है कि इस नैरेटिव को बिल्ड किया जाए, क्योंकि भारत आपको पता है कि उसका हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया रहा है कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, और पाकिस्तान इतने अरसे से आई थिंक खामोश रहा, अपनी मजबूरियां होंगी, या ये लगता था कि शायद एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो भारत के साथ कुछ हो सके। लेकिन भारत विद एवरी पासिंग डे उसकी जो स्टांस है वो हार्ड लाइन होती जा रही है। जो मेरा अपना ख्याल है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंटरनल असेसमेंट है, क्योंकि भारत से किसी भी तरह की कंसेशन की कोई तवक्को नहीं है, कोई नॉर्मलाइजेशन का कोई इम्कान नहीं है, तो फिर यही फैसला किया गया है कि हमें भी फ्रंट फुट के ऊपर खेलना चाहिए। और भारत अगर हमारे ऊपर, आई एम सॉरी टू कट यू, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपसे सवाल करके कोई बात करें। जी जी प्लीज। आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, जनरल फैज जहाँ पे DGIS थे, तो उस वक्त बाजवा साहब ने सहाफ़ियों को बुला के आर्मी हाउस में ब्रीफ किया था बाकायदा। बाद में चीज़ें कंफर्म भी हुई, इमरान खान साहब ने भी की, शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने भी है। उस वक्त बैकडोर चैनल चल रहे थे इंडिया के साथ, कटसी UAE मेरा ख्याल है, वहाँ पे इनकी मीटिंग्स भी हुई, जनरल फैज साहब के कोई फार्मूले भी तय किए गए थे कि मोदी साहब आएंगे, पाकिस्तान 10 दिन रहेंगे उधर, वहाँ पे अगर बलूचिस्तान में जो उनके सेक्रेट टेम्पल्स हैं वहाँ पे रहेंगे, आखिरी दिन इधर इस्लामाबाद आएंगे। और मोदी साहब और इमरान खान साहब खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने का सलूशन दे के 20 साल के लिए कश्मीर के मसले को फ्रीज करके, तो उसकी ये फ्रेंडशिप जो है ना मतलब दोबारा नए सिरे से शुरू होगी। दैट वाज अ प्लान जो उन्होंने शेयर भी किया था। और बाद में इमरान खान साहब ना माने, कुरैशी साहब ने कहा जी कि ये फिर हमारा ये पॉलिटिकल वोट बैंक चला जाएगा, तो हमें मोदी का यार गद्दार वारगार चीज़ें। उसके बाद हमने LOC पे देखा कि जनाब बाजवा साहब के दौर में वो भी वहाँ पे एक अच्छा चीज़ है। तो क्या विद इन 1 ईयर वो फिर कोई बैकडोर चैनल नहीं है हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के इंडियंस के साथ कि इस तरह के मामलात को रोका जाता, और फिर एलिमेंट ऑफ एक मिसट्रस्ट जो है ना मजीद जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में एस्केलेशन बढ़ेगी, इसको थोड़ा कंट्रोल करते। सो देयर आर नो कम्युनिकेशन, बैकडोर चैनल्स, दे हैव ऑल एंडेड। देखिए बैक चैनल या जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो खत्म तो नहीं होते। आई थिंक अगर आप मिलिट्री की बात करें, हॉटलाइन अभी भी मौजूद है, और अदरवाइज भी बैक चैनल और जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट क्राइसिस वो तो जारी रहते हैं। आई थिंक जो डिफरेंस है, एक तो जो हमारी ओवर द ईयर्स जो डिस्पैरिटी है विद इंडिया इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इंडिया इतना ज्यादा इम्बोल्डन हो गया है कि अब वो अपनी टर्म्स के ऊपर हमारे से बात करना चाहता है। जहां तक आपने जनरल बाजवा की बात की, बिल्कुल मुझे भी उसका फर्स्ट हैंड अकाउंट का बिल्कुल पता है कि बहुत एक सीरियस एफर्ट थी जनरल बाजवा की तरफ से,
वो चाहते थे कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, yes. दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड को खोला जाए, वीजा जो है उसको रिलैक्स किया जाए। लेकिन जाहिर है आपने जिक्र किया कि इमरान खान आखिर में उनके लिए रुकावट बन गए। हमारे यहाँ एक जो लेट्स मी से इट विद कैंडिडेटली, आई थिंक वो क्योंकि जनरल बाजवा की पॉलिसी थी, जब आर्मी चीफ की कमान की तब्दीली हुई तो अब लगता है कि वो पॉलिसी, मैं खुद भी इसका वेट कर रहा था, 1 साल से ज्यादा हो गया अब तो, जो मौजूदा आर्मी चीफ आए कि इनकी इंडिया के हवाले से क्या अप्रोच है। तो जो चीज सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो बरकरार रही, उससे शायद ये लगा कि शायद वो जनरल बाजवा की पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कल भी जो जिन्ना कन्वेंशन में यूथ से इंटरेक्ट किया आर्मी चीफ ने, उसमें उन्होंने बड़ा वादे तौर पर कहा कि भारत के साथ मफामत क्यों नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि जिस मुल्क ने पाकिस्तान को अभी तक तस्लीम ही नहीं किया उसके साथ मफामत कैसे हो सकती है। तो इससे नंबर 1, और आज की जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है सेक्रेटरी खारजा की, तो दैट शोज कि जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसी और जो जनरल बाजवा की पॉलिसी है, इट अपेयर्स दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और लगता ये है कि हम दोबारा जो एक हार्ड लाइन हमारा स्टांस है उसकी तरफ जा रहे हैं। सो आई लुक एट इट। नहीं, बड़ा आपने एक अहम आपने इसकी वो बताया। अच्छा, इस वक्त मतलब है जो मेरे लिए थोड़ी सी एज ए सिटीजन थोड़ी सी वरी की बात है, आपके लिए भी होगी, बहुत सारे लोगों के लिए, कि हमारे 3 बड़े नेबर्स हैं, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो। हमारे तीनों के साथ इस वक्त मतलब ऑलमोस्ट जीरो पे हम मतलब गए हुए हैं। ठीक है, हमारे ईरान के साथ दोबारा हो गए हैं, फेयर एनफ। तो बाजवा साहब ने 1-2 साल पहले जो हमारी इकॉनमी की सिचुएशन बताई थी सहाफ़ियों को कि हमें मजबूरी है कि हम खित्ते में इस तरह की कन्फ्रंट्रेशन एस्केलेशन नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत सारी बातें भी आई थी कि पाकिस्तान को अब दोस्ती तल्लुकात ठीक करने होंगे। सो कोई इतनी कोई चेंजेस आ गई हमारी इकॉनमी में, स्टेटस में, कि अब हम ये अफोर्ड कर सकते हैं खित्ते में 3 ममालिक के साथ हमारे बॉर्डर्स पे या अदरवाइज एस्केलेशन टेंशन चलती रहे। देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, ये तो आप संजीदा बात हो रही है। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि हमारी बेहतरीन जो दोस्ती है वो इस वक्त बहरा अरब से है, यानी कि अरेबियन सी से है, बाकी तो किसी के साथ है नहीं, तो वही पीछे बचता है। तो ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक ये काफी हम ऑलरेडी एक डिफिकल्ट नेबरहुड में रह रहे हैं। इंडिया के साथ हमेशा से ताल्लुकात में एक अप्स एंड डाउन रहे। अफगानिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी रही जिसकी वजह से हम फायदा नहीं उठा सके। ईरान के साथ अब एक नया जो है वो नॉर्मल सेट हुआ है कि हमने एक दूसरे पर मिसाइल बरसाए हैं। एंड गिवन आवर इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ऑल्सो गिवन द फैक्ट के जो हमारे यहाँ, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट के PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, बाकी जमातें हों, जो भी मुंतखब होके आती है उनकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली अगर इकोनॉमिक रिवाइवल है तो उसके अंदर दे ऑलवेज टॉक ऑफ पीसफुल नेबरहुड। तो मुझे समझ नहीं आती कि विदाउट हैविंग रीजनेबल एंड नॉर्मल रिलेशनशिप विद आवर इमीडिएट नेबर्स हम कैसे ग्रो कर पाएंगे। लास्टली क्विक सवाल कि नवाज शरीफ साहब जो है हमेशा प्रो इंडिया स्टांस के साथ आते हैं कि हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक होने चाहिए। मतलब कपल ऑफ टाइम्स अभी भी वो कह रहे थे। उससे इलेक्शन से पहले चंद दिन पहले हमने कल जैसे बता रहे हैं कन्वेंशन सेंटर में हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अपना क्लियर व्यूज़ बताए। तो ये कैसे होगा? मियाँ साहब चाहते हैं तल्लुकात ठीक होने चाहिए, खित्ते में दोस्तियाँ होने चाहिए तल्लुकात, तो दूसरी साइड पे थोड़ा सा अदर वे है कि नहीं जनाब कि अगर कोई हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो आप मतलब 8 फरवरी के बाद क्या सिनारियो देख रहे हैं सर इन इश्यूज़ पे? आई थिंक जो मुझे तो बड़ा एक डिफिकल्ट सिनेरियो लग रहा है इन टर्म्स ऑफ आपकी इंटरनल तो पॉलिसीज जो भी हैं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने हमेशा इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। और जैसे जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने, आप कह सकते हैं कि अपनी एक रेड लाइन वो बता दी है कि जी क्यों इंडिया के साथ मफाहमत नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि आई थिंक जैसे ही जो भी अगर नवाज शरीफ आते हैं 8 फरवरी के बाद तो ही विल सीरियस चैलेंज। अच्छा, मैं हालांकि मैं आखिरी सवाल कह चुका था बट आई एम टेम्प्टेड टू आस्क अनदर। जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे इंडिया के पहली दफ़ा और बहुत बड़ा उन्होंने वहाँ पे वो एक सेरेमनी की थी तो नवाज शरीफ साहब को इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान में बड़ी डिबेट थी, जना क्या नहीं उस वक्त आर्मी चीफ थे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब चले गए थे। अब नवाज शरीफ साहब एक रिकॉर्ड बनाते हैं अगर वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते। डू यू थिंक देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि नवाज शरीफ साहब मोदी साहब को इन्वाइट करें कि आप भी तशरीफ लाएं इसमें मेरी ओथ टेकन सेरेमनी में, एंड विल ही कम इन केस ही अगर उनको इन्वाइट किया जाए? जस्ट एक हाइपोथेटिकल ड्रीम लाइक अगेन क्वेश्चन। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है बट आई थिंक जो चीजें आप वो बहुत आगे चली गई हैं। शायद ये बहुत मुश्किल होगा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह इनविटेशन पे आए। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आप इंडियंस या अदरवाइज लोगों से बात करें दे स्टिल से कि अगर पाकिस्तान में अभी भी इफ दे ट्रस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान या
उनके दौर में अगर कुछ ताल्लुकात में बेहतरी हो सकती है तो वो नवाज शरीफ ही हैं, क्योंकि उनकी एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर। बट आई थिंक थिंकिंग के वो उनकी ओथ टेकिंग के ऊपर, गिवन जो करंट इस वक्त सिनेरियो है, वो आ जाएंगे। आई थिंक सुना है वो इसी एजेंडे के साथ ही ले जा रहे हैं कि आपने दोस्ती तल्लुकात ठीक करने। आपके पास भी इंफॉर्मेशन हो कि इस तरह की गॉसिप्स हो रही हैं कि उनका ये टारगेट भी है, एजेंडा भी है कि इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें। बहरहाल जो हालात हैं, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया कामरान, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कामरान हमारे साथ मौजूद थे, और कामरान यूसुफ ने बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही बताई। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हमारे साथ जमशेद रिजवानी मुल्तान से मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। मुल्तान इस वक्त सियासत का गढ़ बना हुआ है, बड़े बड़े नाम वहां पर इस वक्त जो है वो बड़ा सियासी दंगल लगा हुआ है। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से जमशेद रिजवानी, सीनियर सहाफ़ी है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। वैसे तो मुल्तान का जो इस पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है, लेकिन बात करेंगे सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब की कि उनके घर पे पुलिस का छापा मारा गया, दामाद समेत जो उनके घर के मुलाजिमीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या मामला हुआ, इसकी डिटेल्स क्या है? देखिए, आज वर्कर्स कन्वेंशन रखा हुआ था हल्का NA 151 का, PTI से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका, और माहर बानो कुरैशी जो हैं, आपको पता है PTI की नामजद उम्मीदवार हैं, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो उनका जो विंग है, मतलब सूबाई हल्का जो है PP 220 से, तो वहाँ पे जाहिद बहार हाशमी जो मखदूम जावेद हाशमी साहब के दामाद हैं, उन्होंने अपने इलाके में ये जलसा मुश्तरका रखा हुआ था। लेकिन रात को भी पहले जो जिस जगह पे कन्वेंशन होना था वहाँ पे धावा बोला गया, इंतजाम ख़त्म किए गए और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। आज दोपहर को दोबारा 2:30-3 बजे करीब फिर कन्वेंशन के लिए लोग इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे माहर बानो कुरैशी भी पहुँची और जावेद हाशमी साहब के दामाद भी मौजूद थे। और लेकिन जब वो पहुँची तो उससे कुछ देर पहले ही पुलिस ने वहाँ एक दफ़ा वहाँ पहुँची और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया पुलिस ने कि जी शुरका की तरफ से पथराव किया गया पुलिस पे और कुछ पुलिस वाले जख्मी हैं, ये इल्ज़ाम लगाया गया। इस पर उस वक्त कुछ लोगों को, जिसमें जावेद हाशमी साहब के नवासे भी शामिल हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और फिर एक दफ़ा मुंतशिर कर दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ कारकुन वहाँ मौजूद थे और इस मौके पे माहर बानो कुरैशी ने भी बात की, मखदूम जावेद हाशमी साहब ने भी बात की, जाहिद बहार हाशमी साहब ने भी बात की। तो ये एक वाक़या हुआ। लेकिन इसके साथ ही उसी वक्त, जिस वक्त मखदूम मस्जिद में ये वाक़या हो रहा था, उसी वक्त मुल्तान में मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया और उस वक्त उनके जो 25 से 30 बताया जा रहा है कि ज़ायरीन मौजूद थे, आए हुए थे उनकी रिहाइशगाह पर। उन्हें और उनके 4 मुलाजमों को हिरासत में लिया गया। बाद में अब बताया गया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो ये एक मंजरनामा है। तो ज़ाहिर है मखदूम जावेद हाशमी साहब अपने दामाद जाहिद बहार हाशमी साहब की कंपेन कर रहे हैं, उन्हीं की पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। तो इस वजह से मखदूम जावेद हाशमी साहब के इस मखदूम रशीद में आज ये पुलिस कार्रवाई हुई। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया जमशेद, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग और एक तरह का अलार्मिंग सिनारियो पेश किया है कि कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी को या उनके दामाद को जावेद हाशमी साहब के। आपको भी याद होगा, आप मुल्तान में हैं, मैंने आपसे जर्नलिज्म सीखी हुई है, मैं भी मुल्तान में कोई मैंने भी वहाँ जर्नलिज्म वहीं से शुरू की थी। कोई थोड़ा सा मैं भी इनके कोई पुराने इख्तलाफात, इनके कुरैशी हूँ, कोई मखदूम साहब हूँ, दीगर हूँ, कुरैशी साहब वगैरह। तो क्या सुलह हो गई? आपको याद होगा इनकी तो बड़ी वो दरबार की उसकी मलकियत पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, जावेद हाशमी साहब की, जब ये वहाँ पे मेरा ख्याल है ये मिनिस्टर फॉर हेल्थ थे 97 वाली हुकूमत नवाज शरीफ साहब की। और बहुत ज़्यादा इनमें एक तरह के पॉलिटिकल से ज़्यादा एक ज़ाती दुश्मनी तक बात चली गई थी। तो क्या बदलते हालात में दोस्ती होगी या नई नस्ल, यहाँ से महर बहनों साहब हैं, उधर से उनके दमाद या बेटी हैं, तो नई नस्लों ने फैसला किया कि नो, हम पुरानी दुश्मनी लेकर नहीं चलते, एक ये रीज़न है? या आप समझते हैं कि क्योंकि अब जावेद हाशमी साहब जो हैं उन्हें लगता है कि अगर मैंने इमरान खान साहब की साइड पे वापस आना है तो जावेद हाशमी साहब की एंडोर्समेंट कल को मुझे चाहिए होगी, उनकी मौजूदगी में अगर उनकी अपोजिशन होगी तो शायद मैं या मेरे बच्चे वो जगह ना बना सकें PTI में। सो नाउ ही नीड्स हिज सॉर्ट ऑफ एंडोर्समेंट, इसलिए वो मेहरबानों को या शाह महमूद कुरैशी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज पास्ट में तो देयर वाज ह्यूज बैड ब्लड बिटवीन बोथ इस कुरैशी साहब और मखदूम साहब। हाँ, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो 97 से 99 का जो दौर था, उस दौर में
ये मुल्तान में जो उनकी गद्दी है बहाउद्दीन ज़िक्रिया की, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की, तो उस पर गद्दी नशीनी का आपको पता है कि मामला था। उस वक्त मखदूम जावेद हाशमी साहब उन लोगों के साथ खड़े हुए थे जो मखदूम शामुद कुरैशी साहब के मुखालिफ कहलाते हैं, इस गद्दी के हवाले से जो दावेदार हैं वहाँ पर। लेकिन आप फिर ज़रा देखें तो 2011 में आपको याद होगा अक्टूबर में ही मखदूम जावेद हाशमी साहब उस पार्टी में चले गए जिसमें मखदूम शामुद कुरैशी साहब पहले से वाइस चेयरमैन थे, और फिर जावेद हाशमी साहब को आपको पता है कि सदर का ओहदा दिया गया था पीटीआई। लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उस वक्त शामुद कुरैशी साहब सबसे ज्यादा खिलाफ थे, वोकल थे कि जावेद हाशमी साहब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि शामुद कुरैशी साहब तो हमेशा पीपल्स पार्टी में थे तो यूसुफ गिलानी साहब के साथ उनके अनकंफर्टेबल रिलेशन थे, पीटीआई में थे तो जावेद हाशमी साहब के साथ थे। तो 2011 में तो सबसे ज्यादा उन्होंने अपोज किया था कि इनको मत लें जावेद हाशमी साहब को, आपको याद होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर आप ऐड करना चाहें तो मुझे याद है कि जब जावेद हाशमी साहब कराची में उन्होंने ऐलान करना था शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो मैं उस फ्लाइट में था जिसमें जावेद हाशमी साहब जा रहे थे। अच्छा। तो एयरपोर्ट पे शामुद कुरैशी साहब लेने नहीं आए थे जावेद हाशमी साहब को, इमरान खान साहब वहां आए हुए थे एयरपोर्ट पे उन्हें लेने के लिए। तो जो आप बात कर रहे हैं उसकी एंडोर्समेंट है कि बिल्कुल जावेद हाशमी साहब इस बात के खिलाफ थे कि शामुद कुरैशी साहब के जावेद हाशमी साहब को लिया जाए। तो ये चलता रहा और आखिर खत्म उस बात पे हुआ कि जावेद हाशमी साहब ने वो पार्टी भी छोड़ दी। लेकिन इस वक्त मुझे लगता यह है कि जो स्पेस है जावेद हाशमी साहब को लगता यह है कि अब पॉलिटिक्स की स्पेस, जिस तरह का उनका मिजाज है मैं बागी हूँ वाला, तो उसमें उन्होंने पीटीआई में अपनी स्पेस को ज्यादा देखा है, क्योंकि मुस्लिम नवाज की जब हुकूमत थी तब भी और 2018 में भी आपको पता है कि उस वक्त जावेद हाशमी साहब को मुस्लिम नवाज ने बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाई थी, अगरचे ताल्लुक थोड़ा सा रखा था समाजी, तो वो एक गैप था। अच्छा, ये क्या वजह है जमशेद, मुस्लिम नवाज की तरफ से, ये क्या वजह है कि ये जमशेद, सॉरी टू कट यू बट आई वांट टू, मतलब आपसे मजीद कोई 2-4 सवाल पूछ ले जाए। ये क्या वजह है कि जावेद हाशमी साहब ने बड़ी स्ट्रगल की, जेलें भुगती, गिलानी साहब जावेद हाशमी साहब डीलें करके बाहर नहीं गए, जेलों में बैठे रहे, क्यों लीग ज्वाइन नहीं की, मुशर्रफ दौर इन्होंने बड़ी बहादुरी से भुगता, हालांकि यहाँ नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग छोड़ गए थे, या बहुत सारे ये जो लोग थे उन्होंने आके क्यों लीग ज्वाइन कर ली, किंग्स पार्टी ज्वाइन कर, इन दोनों ने नहीं की थी, बड़ी इनकी स्ट्रगल थी वहां पे। फिर क्या हुआ कि जब पावर आने लगती है तो जावेद हाशमी साहब जंप मार के दूसरी साइड पे चले जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ रही थी 2013 में, उससे पहले नाराज होकर 2011 में इमरान खान साहब के पास चले गए, इमरान खान साहब की 2018 में आ रही थी तो वो जनाब 2016-17 में जंप मार के दोबारा नवाज शरीफ साहब के पास चले गए। अब जब दोबारा नवाज शरीफ से कुछ तल्लुकात बेहतर हुए तो अब जंप मार के फिर इमरान खान साहब के पास चले गए। जब पावर आने लगती है तो जावेद हाशमी साहब के अंदर का बागी उनको आराम नहीं लेने देता। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मेरे ख्याल इससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं। 85 की असम्बली में जब आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे, आज़ाद ग्रुप बनाया था असम्बली में, फ़खर इमाम साहब के साथ मिलकर जावेद हाशमी साहब भी उसका हिस्सा थे, उन्होंने उस वक्त भी ज़ियाउल हक की मुखालफत शुरू कर दी थी, अगर आपको याद होगा, तो अलग हो गए थे, उन्होंने अपोजिशन बना ली थी वहाँ पर उस दौर में भी, 85 की असम्बली में भी। तो इनके अंदर मिजाजन एक अपोजिशन लीडर है, इक़्तिदार में कभी कभी आते हैं वो भी सियासी मुखालफिन की वजह से कि इलाके के लोग उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जावेद हाशमी साहब का मिजाज इक़्तिदार की पार्टी का अब हुकूमत में ना आने की वजह से फिर उनका वोट बैंक नहीं बनता। कुरैशी साहब भी पावर में आ जाते हैं, गिलानी साहब भी आ जाते हैं जो मेन राइवल्स हैं, तो ये तो फिर अपोजिशन में रहते हैं, लड़ते भिड़ते रहते हैं, लोगों के काम, थाना कचहरी, नौकरियां, जो भी हमारा वहाँ कल्चर है। तो हाशमी साहब जब पावर में नहीं आते, आने लगती है वो जंप मार के वो पावर से दूर हो जाते, फिर कहते हैं हल्के में उनको वोट बैंक नहीं है, तो वोट बैंक वहाँ मिट्टी स्वाह बने जब आप पावर में नहीं है, लोगों का भला नुकसान करें कुछ। ठीक है, हाँ, लेकिन देखें ये पिछले 2 इलेक्शंस को अगर हम देखें, 3 इलेक्शंस को, तो उसमें यकीनन जावेद हाशमी साहब को एक टफ टाइम मिला है अब उनकी इस पॉलिसीज की वजह से, लेकिन ज़ाहिर उससे पहले वो कामयाब भी होते ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त उनकी जो उम्र है, फिर मैं बात करता हूँ, अगरचे जावेद हाशमी साहब इस बात पर नाराज हो जाते हैं मुझसे, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ज़ाहिर उनके जो डिसीजन है वो इंटेलेक्चुअली तो आपको पता है वो कर ही सकते हैं, पॉलिटिकली उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी, आप बहुत अच्छा एनालिसिस पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।